बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे कारगिल यूनिट के कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जितने भी यहाँ पे मीडिया है, आप सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप लोगों को मालूम है 14 मई को कांग्रेस पार्टी और उनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया था फ्लोर टेस्ट के लिए। उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुआ है आप सबों को मालूम है, तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि आप लोगों को ब्रीफ करें ताकि जो पब्लिक है हमारे कारगिल के, उनके सामने ऐसे बातें रखने की कोशिश करें जिन पे उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो अभी जब हम इन्हीं दिनों की बात है, पूरे पब्लिक के अंदर ये बातें आ रहा था कि पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने जनरल काउंसिल मीटिंग को बायकॉट क्यों किया। इसके ऊपर क्लैरिटी देना हमारा बहुत ज़रूरी था। तो हम ये कहना चाहते हैं इस सिलसिले में, ये जो मीटिंग है जनरल काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है ये कंप्लीटली इलेजिटिमेट है, गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप पूछेंगे क्यों? आप सबों को मालूम है जब से हमने 14 मई को जब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया तब से लेके अभी तक तकरीबन 2-2.5 महीना हो चुका है, अभी तक फ्लोर टेस्ट के लिए डेट नहीं आया हमें। वो क्यों दिया था हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन? वो इसलिए कि मेजॉरिटी काउंसलर्स का जो है अभी जो प्रेजेंट सीसी साहब हैं उनसे कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे। मेजॉरिटी काउंसलर्स ने ये कहा कि आपके अंदर में, आपके गवर्नमेंट के अंदर में, आपकी लीडरशिप के अंदर में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। जब कहीं पे भी, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो असेंबली में हो, चाहे हमारे काउंसिल में हो, जब आप कॉन्फिडेंस लूज करता है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं फ्लोर पे जाके टेस्ट कि मेजॉरिटी किसके पास है। और उसी सिलसिले में हमने 14 मई को डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाके हमारे 16 काउंसलर, ऑनरेबल काउंसलर्स ने, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमने रिटन में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है डीसी साहब को दिया था। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो नोट है हमने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा है। तब से लेके अब तक फ्लोर टेस्ट का डेट नहीं आ रहा है। अब आप ये कहिए, एक माइनॉरिटी ऑनरेबल काउंसलर्स कुछ बैठे हैं, वो लोग कहते हैं कि हम एक प्लान का मीटिंग करेंगे, तो लेजिटिमेट कैसे हो सकता है जबकि आपके पास मेजॉरिटी ही नहीं है। और दूसरी बात, किसी ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है गैर आईनी एक्टिविटी के अंदर में हमने पार्टिसिपेट नहीं करने का कांग्रेस और कांग्रेस की लीडरशिप ने डिसाइड किया। और दूसरी बात जो है, अब पब्लिक ये समझता है कि आप लोग अंदर जाके फाइट क्यों नहीं करते हैं। उस पर मेरा ये कहना है, ये जो मीटिंग जो हुआ है वो कंप्लीटली मैनेज था। अब आप कहेंगे मैनेज कैसे है? आप देखिए 2-2.5 महीने से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारे नो कॉन्फिडेंस मोशन जा चुका है। कल डेट निकालेंगे, परसों डेट निकालेंगे, तरसों डेट निकालेंगे, करते करते 2.5 महीना हो गए। और ये लोग कहने लगे कि भाई हम डेट जल्दी निकाल रहे हैं, आप तसल्ली से वापस जाइए। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को 2 बार रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर हमारे ऑनरेबल ये रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे थे, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया जिसमें हमारे 16 के 16 काउंसलर्स थे। उसके बाद हम एलजी साहब से मिलने ले चले गए, वहां पे भी हमने परेड कराया 16 काउंसलर्स का। तो वहां पे ये हमें विश्वास दिलाया गया कि बस जी विद इन फ्यू डेज हो गया, आपका डेट आ गया।
एक साइड से हमें कह रहा है कि आपको डेट कुछ ही दिनों में आ रहा है, और दूसरी तरफ से प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है पब्लिक के थ्रू, ये बोला जा रहा है कि जनरल काउंसिल का मीटिंग नहीं हो रहा है, डेट को डिले करते जा रहे हैं ये लोग। अगर ये लोग सिंसियर होता तो विद इन 10 days डेट निकाल के उनको बोलना था कि फलाना डेट हमने निकाल लिया है, अब आप लोग 10 दिन के बाद फ्लोर टेस्ट पे जाइए, हम देखते हैं किसका गवर्नमेंट बनता है किसका नहीं बनता है, उसके बाद हम अपना जनरल काउंसिल मीटिंग कर लेंगे। 14 का अगर गया था तो 15-20 तक मान लीजिए एलजी साहब बिजी होते या सीएस साहब बिजी होते, 10 दिन तक बिजी होते हैं, उसके बाद डेट निकाल सकते थे और उसके बाद हम फ्लोर टेस्ट कर लेते, जनरल काउंसिल मीटिंग भी हो जाता। तो ये दोहरापन जो अपना के बैठे हैं ना ये लोग, वो पब्लिक को समझ में आना चाहिए। अब कैसे लेजिटिमाइज करेंगे, और एक मैनेज्ड इवेंट को उसके अंदर जाके, और ये भी हमने जो सुना है कि ये जो प्लान का कॉपी जो बन के आया कंप्लीटली ऊपर से ही बन के आया, तुम लोग इसी को ही इंप्लीमेंट करा दो। आप लोगों को मालूम है, आप लोग मीडिया वाले कई बार आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जनरल काउंसिल मीटिंग, 6-6, 7-7, 8-8 बजे तक मीटिंग चलता था हमारा, और यहाँ 2-2:30 बजे फिनिश करके निकल जाता है लंच के लिए लोग। ये तो कंप्लीटली प्री प्लान और मैनेज था सारा, और वहां पे जाके इनका मुंह कौन लगता फिर। और तीसरी बात, अब आप बोलेंगे कि भाई आपके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर हैं 4 या 5, वो काउंसिल में क्यों गए फिर मीटिंग के लिए? उनका एक लेजिटिमेट डिमांड था, ठीक है। मतलब आप लोग बोलेंगे ना कि एग्री कैसे किया आपने इसको करने का, कांग्रेस भी चुप क्यों बैठे? तो कांग्रेस 2 वजह से चुप बैठे। एक तो ये था कि जनरल पब्लिक का जो इंटरेस्ट था उसको सर्व करना था हमको भी, कब तक रोक के रखते हैं हम। कांग्रेस ने हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में काम किया है, एक ये वजह था। और दूसरा वजह ये भी था, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे पार्टनर के लोग थे वो लोग भी कह रहे थे कि इसको जनरल काउंसिल मीटिंग को कम से कम होने देना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में। उन्होंने भी हम पे प्रेशर मारा, क्योंकि वो लोग भी तो जनरल पब्लिक के ही बारे में सोच रहे थे। तभी हमने जाके इस चीज को कोर्ट से हमने विड्रॉ कर दिया। एक्चुअली हमारा इंटेंशन था तो फ्लोर टेस्ट के लिए, जनरल काउंसिल मीटिंग के लिए उसके अंदर में कोई खास बात ही नहीं, लेकिन चलो ठीक है, जो भी उसके अंदर में पॉइंट्स रखा हो हम सबको विड्रॉ कर लेते हैं ताकि पब्लिक सफर ना करे। ये 3-4 बातें थी जिसकी वजह से हमने इस जनरल काउंसिल मीटिंग को होने दिया, क्योंकि हमारा सीजन खत्म हो रहा था। लेकिन साथ में हम ये भी कहेंगे हमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। हमने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम बिलीव करते हैं, हम यकीन रखते हैं जो इलेजिटिमेट और गैर आईनी है वो है, ये पब्लिक को समझ में आनी चाहिए। इनका जो दोहरा वो करते हैं ना, जो जिसे कहते हैं मेजरमेंट, वो बहुत डेंजरस बन गया हमारे लिए। तो एक तो ये क्लैरिटी देना था हमने, और दूसरी बात जो आप लोग ये कह रहे हैं कि आज के दिन में क्या स्टेटस लेके चल रहा है, क्या वो लेके चल रहा है। देखिए हमारा जो पॉलिटिकल जो भी स्ट्रेटजी होगा वो तो मीडिया में हम कहेंगे नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोगों को यकीनन अपडेट करते रखेंगे जब जब हमारा डेलिब्रेशन अभी चल रहा है और बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अभी एक बड़ा र्यूमर चल रहा है, ये भी डाउट पैदा किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, जो हमारे पास 5 लोग हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए है कि नहीं। उसके ऊपर क्लैरिटी के साथ हम कहना चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोग ने शायद फिरोज साहब का वो स्टेटमेंट भी सुना होगा कि फ्लोर टेस्ट के ऊपर जब आएगा वोटिंग के लिए तो हम साथ में हैं करके, और वो भी कुछ प्रिंसिपल पे, कुछ उन चीज़ों पे बैठ के वो बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी देख के काम करने की, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इन प्रिंसिपल बातें होनी चाहिए जिसका न यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता है, न जो हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं काउंसिल के अंदर में, न उनको कुछ पता है। आप लोगों को मालूम है आज से 2.5 साल पहले हमारे एग्रीमेंट हुई थी, रिटन एग्रीमेंट हुई थी, जिसमें रोटेशन पे जाना था हमको, उससे सब हट गए। तो प्रिंसिपल कहाँ है, उसूल कहाँ है, बाकी चीजें का है, कौन धज्जियां उड़ा रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, आप लोगों को साफ नजर आ रहा है।
तो उस चीज़ के ऊपर हम तो ये कहते हैं कि पब्लिक जो है हमारे इन चीज़ों को समझे। और अभी रिसेंटली आप लोग देखा कि एक बाकी आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, उस हिसाब से हम रिप्लाई करते जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक मिनट सर उस पर थोड़ा सा बोल देते हैं। अभी रिसेंटली अब एक मिनट सर, अभी तो एक दो और इश्यूज है जिसमें मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो तहसील का क्रिएशन हुआ है उसके अंदर में हम दो बात कहना चाहेंगे। हमें तहसील दी गई है लेह करगिल दोनों के अंदर में, वो बिल्कुल वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने एक वर्ड यूज किया है रैशनलाइजेशन, लेकिन इस क्रिएशन के अंदर में रैशनलाइजेशन कहाँ दिख रहा है? आप मुझे ये जरा बताइए, कहाँ है वो रैशनलाइजेशन? यहाँ पे ये हुआ है करगिल के अंदर में आपको कुछ जगहों पे 3-3 तहसील दिया है, कुछ गांवों को लेके 2-2 तहसील दी गई है। अब हद तो ये हो गई है कि लेह में नुब्रा में है कि कहीं पे एक गांव पे तहसील दिया है, जबकि आप देख रहे हैं सुरू, शकरचीतन, शरगोल को मिला के और करगिल जो सोच से लेके उदय पटाल से लेके यहाँ तक आता है, द्रास तक आता है, जिसके अंदर में 20-20, 25-25 गांव है, उनके ऊपर एक एक तहसील। तो रैशनलाइजेशन कहाँ है? आप लोग किस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे बताइए। अगर आपको सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजंस लेने तो ले लीजिए, हम उसको क्या कर सकेंगे, लेकिन लोगों के साथ नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। 20-20 गांव के ऊपर एक तहसील और किसी जगह पे एक गांव को एक तहसील, आप समझ रहे हैं? और द्रास के अंदर में तो मैं इस बात से भी हैरत, मतलब मुझे डिस्ट्रिक्ट कारगिल और ज़ांस्कार में तो कुछ क्रिएट किया है इन्होंने, द्रास में तो एक भी क्रिएट नहीं किया। उनका भी पॉपुलेशन है 19 गाँव का, 19 गाँव है, 19 गाँव पे एक। तो अब देख लीजिए ना, ये सब हो क्या रहा है, किसको पूछ के हो रहा है? मुझे जो लगा, ये जो डिसीजन एक लगा, ये पॉलिटिकल डिसीजन लगा, एक पर्टिकुलर काउंसलर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो करगिल में जो क्रिएशन हुई है। मुझे लगा इसका मतलब ये है कि हमारे प्रेजेंट काउंसिल के अंदर में उनसे पूछ के ये सारा किया गया है। तो ठीक है सर जी, अगर आप लोगों का पॉलिटिकल उसके अंदर में आप लोगों का कुछ काम बनता है तो बना लीजिए, लेकिन बाकियों को आप क्या जवाब देगा? द्रास को आप क्या कहोगे? करगिल का आपके शकरचीतन शरगोल को आप क्या कहोगे? सुरुक एरिया में जो 8-10 गांवों के ऊपर जो एक तहसील क्रिएट किया गया है उसको क्या कहोगे? और एक डिस्क्रिमिनेशन भी मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का दिख रहा है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड आप देख लीजिए, ले के 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कितना क्रिएशन हुई है, और एल्सवर करगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो अभी न्यू डिस्ट्रिक्ट को लेके करगिल को लेके कितने तहसील इन्होंने क्रिएट किया है। तो ये सब आप लोगों को भी, पब्लिक को भी, मीडिया को भी इनके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए था। आप लोग खामोश क्यों रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी और भी इश्यूज हैं, लेकिन इससे पहले नासिर साहब ही इस चीज़ के ऊपर और भी आगे एलाबरेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब जानते हैं कि 1997 में जब LHDC को लद्दाख में नाफिज किया गया, वो एक एक्ट के बुनियाद पर है जिसे LHDC एक्ट 1997 कहा जाता है। और उस एक्ट को जब से लद्दाख में यूटी बनी है, उस एक्ट की धज्जियां उड़ाया गया है। पहले जो भी हमें बहुत सारी चीज़ों में जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजंस होते थे, स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स पर स्टैट्यूटरी ऑर्डर्स डाल के जो है वो इस एक्ट को इस हद तक कमज़ोर कर दिया है कि अब वो ऑटोनमस काउंसिल का लफ्ज़ मेरे ख्याल में हटा देना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज ब्यूरोक्रेट्स लद्दाख में पॉलिटिक्स को चला रहे हैं। जहां भी देखो ब्यूरोक्रेसी का इतना बोला बाला है कि अवामी नुमाइंदों की कोई आवाज़ नहीं है। परसों आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये बताया कि हम जो है ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, डोर स्टेप पे गवर्नेंस लाना चाहते हैं। तो ये जो एक्ट है अभी ब्यूरोक्रेट्स के लिए कन्वीनियंस का एक टूल बना हुआ है, यानी कि उनके मर्जी के मुताबिक एक्ट को यहां से उधर धज्जियां उड़ा दे, वहां से वहां धज्जियां उड़ा दे। परसों चीफ सेक्रेटरी साहब खुद बोल रहे हैं कि हमने जो नए LHDC जो बनाए हैं
वो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ LHDC एक्ट के तहत बनाया है। जब इनको अपनी कन्वीनियंस है उसके लिए एक्ट का इस्तेमाल कर रहा है। उसी एक्ट में सेक्शन 27(2) में आपको जो है रिमूवल ऑफ चेयरमैन भी लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज को डिलिबरेटली, मैं फिर रिपीट करूंगा, डिलिबरेटली इसको जो है दबाया जा रहा है। नहीं तो मुझे बताइए किसी जगह पर डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी की तो सबसे खूबसूरती यही है कि आप आदमी को अपनी मर्जी से चुनते हैं, अपनी मर्जी से उतारते हैं, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिशियंस की मिलीभगत से जो है ये सारी चीजें हमें लद्दाख में देखने को मिल रहे हैं। और यह आज मैं ये कहूंगा कि लद्दाख के पॉलिटिक्स को ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट साहबान से मेरी गुजारिश है कि आप बाज आ जाए, अभी भी बाज आ जाए, अपने आप को पॉलिटिशियंस बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों का अपना काम है, यू आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, यू आर आंसरेबल टू द पब्लिक। आज पब्लिक का एक इशू है, 2.5 महीने से आप लोगों ने लिंगरी में करके दबा के रखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्या आप पब्लिक के लिए जवाबदेह नहीं है? क्या आप लोग सिर्फ अपने कुर्सियों पर बैठ के यहां पे यूटी जो है आप लोगों का एक हॉलीडे बना हुआ, आप उसको देखना चाहते हैं? अभी भी बात आ जाइए, इससे पहले कि हम लोग सड़कों पे आए, हम लोग पूरा पब्लिक को लेकर सड़कों पे निकल जाए। ये जो है जबरदस्ती वाला चीज मत कीजिए। डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी के उसूलों को साथ में रख के चलने की कोशिश कीजिए। अपनी मर्जी आया तो एक्ट को इधर से, एक्ट जो है एक फुटबॉल का एक बॉल की तरह बना हुआ है, जिस ब्यूरोक्रेट का मर्जी आया यहां से इधर लात मार के उधर मारा, उधर से उधर मारा। तो क्यों ये ड्रामे करते हैं आप लोग कि भाई हम ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, हम डोर स्टेप पे जो है गवर्नेंस लाना चाहते हैं, डिलीवरी आसान करना चाहते हैं। कहां है डिलीवरी आसान? आज हम आप लोगों से जवाब चाहते हैं, पब्लिक की तरफ से आप लोग जवाबदाह हो, यू आर आंसरेबल। आप ये बताइए कि 2-2.5 महीने गुजरने के बाद आप लोग ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप फ्लोर टेस्ट कराइए, डेमोक्रेसी का उसूल है। कहीं अगर कोई शक पैदा हो जाती तो आप फ्लोर टेस्ट करते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने ऑर्डर भी दिया है कि ऐसे कंट्रोवर्सीज में फ्लोर टेस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप इन उसूलों को क्यों नहीं मानते हैं? तो मेरी गुजारिश यही है, अब लोगों के जज्बात जो है वो बहुत उभर चुके हैं। लोगों के टेस्टिमेंट का उसको लोगों के जज्बात का टेस्टिमेंट करना छोड़ दीजिए। इससे पहले कि लोग सड़कों पे आए, हम लोग सड़कों पे आए, आके अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़े, आप लोग अभी भी बात आ जाएंगे। साल में जब अभी फिरोज साहब ने कहा कि आपका LHDC के तहत आपका वहां से होना चाहिए। उसके बावजूद भी आप लोग एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक ऑर्डर निकाल के ये कहते हैं कि चीफ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस दोनों डिस्ट्रिक्ट को ये करते हैं कि भाई आप लोग जो है अपने अपने जुरिसडिक्शन में प्लान बनाओ। और ये इस प्लान में अभी हम देख रहे हैं करगिल के LHDC करगिल के जो इस साल के प्लान में बहुत सारे जगहों पर जो है बाउंड्रीज को जो है उसमें ये हुआ है, क्या नाम इसका, इंक्रोचमेंट हुआ है। नहीं तो करगिल डिस्ट्रिक्ट के अमाउंट बजट प्लान से कुछ पोर्शन जो अभी लेह में शम डिस्ट्रिक्ट में गया है, वहां के लिए पैसा कहां से दिया यहां से? तो ये सबसे बड़ा एक सवाल है, क्योंकि ये मैनेज है, प्लान सारा मैनेज है और हिल काउंसिल से ठप्पा मारने के लिए, रबर स्टैम्प की तरह ठप्पा मारने के लिए लाया है। इन चीजों को देखकर हम लोगों ने प्लान मीटिंग से बाइकाट किया, क्योंकि हमें पता था होना कुछ नहीं है, क्योंकि हमने प्लान बुक पहले देख चुका था। और सबसे बड़ी बात सितम ज़रीफी ये है कि इतना बड़ा, देखिए 3 लाख के पॉपुलेशन के लिए एक LG साहब बैठे हैं, उसके नीचे एक चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उसके नीचे इतने सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज बैठे हैं, उसके साथ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, फिर इतने सारे डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं, उसके साथ साथ 2 हिल काउंसिल है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी लास्ट ईयर में जो हमने न्यू स्कीम्स उठाए थे उनका अभी तक टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। क्या इसी के लिए ब्यूरोक्रेसी बैठी है ऊपर? हमारा जब काउंसिल मॉरल्स वजूद में आया था उस वक्त काउंसिल के पास 5 करोड़ तक का आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का पावर था, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑर्डर से वो हटा दिया। उसके बाद हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, जो हमारे CO भी LHDC के, उनके पास कोई 1-2 करोड़ का जो है एक फाइनेंशियल पावर था, वो भी उठा दिया। आज एक रुपए के लिए हम UT एडमिनिस्ट्रेशन में मोहताज है, तो आपका ऑटोनोमस काउंसिल कहां है?
हर चीज को जो है सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है। दावे पीट रहे हैं, डंडोरा पीट रहे हैं कि जो है हम ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी ला रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। कहाँ है डिसेंट्रलाइज? ये तो सबसे बड़ा सेंट्रलाइज हो गया हर कोई चीज। तो इस चीजों को लोगों को धोखा देना बंद कर दे, लोगों को झूठ बोलना बंद कर दे। अब लोग भी समझ रहे हैं कि जो हमें लॉलीपॉप दिखा के खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से लोग खुश नहीं है। लोगों को सारा पता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो है लद्दाख के लोगों को डिवाइड करने के लिए, डिवाइड एंड रूल करने के लिए एक कोशिश किया जा रहा है। लेकिन लोग इतने अनपढ़ नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसको बोले जिया साहब, किसको बोले? देखिए, आपके यूटी का एक फादर फिगर जो है आपका एलजी साहब है, जिसके पास हम बहुत ही उम्मीद और बहुत ही आस लेके गए थे। बहुत ही एश्योरेंस दिया हमें, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ये कहा। और हम जानते हैं वो एक ऐसे शख्स है जो लॉजिक और रीजनिंग पे बात करते हैं। लेकिन क्या करें, नीचे ब्यूरोक्रेसी का सेटअप इतना खराब है कि उनको हर जगह पर मिसलीड किया जा रहा है। तो हम कहां जाके फरियाद करें, किसको बोले हम? सर, आप पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, आप पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। पब्लिक के लिए क्या आप फिर अगर कोई एलजी ने नहीं किया तो उससे आगे भी कानून है, उसके आगे भी अब अदालत से आप रुजू कर सकते हैं। कहाँ जाए? ऊपर से लेके नीचे तक सब मिला हुआ, किसको बोले हम? कहाँ जाए? फरियाद कहाँ करें? भारत की अदालत पे सबको भरोसा है सर। बिल्कुल भरोसा है। देखिए, हमें खुशी है, हमें फख्र है, हम भारतीय है। और हमें यह भी खुशी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत है। लेकिन इस जमहूरियत में इस वक्त जो है पिट रहे हैं, लद्दाखी पिट रहे हैं। नासिर साहब, आपसे और सवाल से और खासकर और एक चीज, जिस तरह से सीसी कारगिल ने कहा कि हमें फुल जो है बिजली का सपोर्ट है, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, वो तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सीसी साहब ने खुद कहा है, वायर को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसके बाद जो है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे बीजेपी ने जो है अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। वो जानते हैं, बीजेपी जानते हैं, हमें उसके बारे में कोई इल्मियत नहीं है। आप जाके उन लोगों से पूछेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं। जो करगिल को रिप्रेजेंट, हमारा अलायंस आज भी बरकरार है। उसी अलायंस के ऊपर हमने एजेंडा ऑफ अलायंस भी बनाया था, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने जो है उस अलायंस को जो है तोड़ दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो बाकी अलायंस के लोग, वो आज भी है, मजबूती के साथ है। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में हमारा क्या लाहा अमल होगा, हम आपको मीडिया को बता देंगे। ऐसा है इसके अंदर में, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले भी अभी स्टेटमेंट में कहा था कि हम सारे अपने स्ट्रेटजीज तो मीडिया को नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा, हमारे पास जो ऑनरेबल काउंसलर्स है 5 जो हैं हमारे साथ हैं। और हमारे पास ये भी हमारे पास एक वो है कि आज के दिन में हमारे पास टोटल में, जब फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा, 18 काउंसलर हमारे साथ हैं। नो कॉन्फिडेंस स्टैंड है। और नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारा बिल्कुल स्टैंड बहुत क्लियर है। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही जल्दी डेट निकालेगा इसके बारे में। इनको इसाक साहब, इनको अगर डर नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों नहीं ला रहे हैं? अब लाइए। मैंने आपको पहले ही कहा, ये डेलिबरेटली और मैनेज्ड है सारा चीजें। आज भी लाइए, आपको सीधा फ्लोर टेस्ट में आपको सारा क्लियर हो जाएगा किसके पास कितना है। जब निकाल ही नहीं रहे, दबा के रखा है। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि बजट जो है वो पूरी तरह से मैनेज है। सुनिए मेरी बात सुनिए आप। अब इसमें सिंपल सी बात है, नासिर साहब ने भी कहा कि अभी 2.5 महीने हो गया, हमें डेट कल देगा, परसों देगा, तरसों देगा। ये भी इनका एक स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था कि भाई कांग्रेस वालों को बेवकूफ़ बना के रखो और हम अपने अंदर से बाकी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। ठीक है सर, अब सुनिए और एक इम्पोर्टेंट, हाँ बताइए सर। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होगा सर कि अगर कांग्रेस की डिमांड्स नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा सर? प्रोटेस्ट, लीगल एक्शन, या काउंसिल के अंदर ही अपोजिशन रहेंगे सर कांग्रेस पार्टी? हमारे पास सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, हम सारे ऑप्शन पे देखते हैं क्या करना है। लेकिन हम अपने स्ट्रेटजी को अभी आपके सामने नहीं रख पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा मैं आपको कि ये जो काउंसिल है ना, और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हम इनको पब्लिक के इंटरेस्ट में फुल्ली अकाउंटेबल बना के छोड़ेंगे। हम ऐसे इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। सर, एक क्वेश्चन है, जिस तरह से डॉक्टर जाफर आखून कह रहा था कि
करगिल में जिले को लेकर जी। डिस्ट्रिक्ट करगिल में खासकर सांग और शिखर चिकतन को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा नहीं दिया गया, नाइंसाफी हुआ। तो इस वजह से जिले का डिस्ट्रिक्ट का दर्जा लाने के लिए इन इलाकों को ये हुकूमत के साथ क्या कांग्रेस भी इनको ताउन नहीं कर सकती, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि सांग और शिखर चिकतन को। देखिए आगा साहब, आपका क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेकिन मैं छोटा सा जवाब देता हूँ। करगिल डिस्ट्रिक्ट के इंटरेस्ट में कोई भी काम कर रहा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें संघों के लिए डिस्ट्रिक्ट चाहिए, वो सिर्फ एक पार्टी या एक ग्रुप के लिए नहीं है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के लिए है। अगर शिखर चिकतन शरगोल को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करता है तो वो किसी एक ग्रुप या एक पार्टी के लिए नहीं है, वो एंटायर एक पॉपुलेशन के लिए है। तो कांग्रेस का स्टैंड इसके ऊपर बहुत ही क्लियर है हमारा। हमें संघों में डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए, शिखर चिकतन शरगोल में डिस्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए। हम फुल्ली उसके ऊपर हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, और कोई भी हमने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहां पे हमने कहीं पे भी जब हमें बुलाया गया उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन के लिए, तो हमने पूरा सपोर्ट दिया उस चीज़ को। फिरोज साहब एक सवाल सर, एक चीज ये कि एक तरफ से एक बयान भी लगा रहे हैं और जनरल बातें इस तरह की आ रही है कि जब भी कोई भी बिल मूव होता, बिल जो है बजट पास होता है, तो उस वक्त जो है जो खासकर नो कॉन्फिडेंस वो नल एंड वाइड हो जाता है। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? देखिए एक मिनट में बहुत क्लियरली बता इसके ऊपर। देखिए इसाफ साहब, इसका मैं जवाब दूंगा। जनरल काउंसिल मीटिंग अलग है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अलग है। आप प्लीज इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टिल अपने जगह पे है, ठीक है। जनरल काउंसिल का जो उन्होंने पास किया वो सिर्फ आपका प्लान पास करने के लिए था, न कि फॉर्मेशन के लिए या नो कॉन्फिडेंस के लिए। नो कॉन्फिडेंस जो हमने दिया है, अभी भी हम स्टैंड है उस पर। हम आज भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसका फ्लोर टेस्ट का डेट निकालें। आप प्लीज इन दोनों को मिक्स मत कीजिए। हाँ जी। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने ईसीज होते, उसमें कांग्रेस के ईसीज होते, आराम से इस अलायंस को और भी बेहतर तरीके से आगे ले सकते थे। हमें तो ये लगता है कि वो लोग इस अलायंस के इंटरेस्ट में नहीं है। आगे बताइए सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा सर। जी, अलायंस हमारा स्टैंड है, क्योंकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे ऑनरेबल काउंसलर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा अलायंस तो बिल्कुल जिंदा है और हमेशा रहेगा, और ये अलायंस करगिल के इंटरेस्ट में बनी थी, तो कांग्रेस उस अलायंस को कभी नहीं तोड़ेगा अनलेस एंड अनटिल सामने वाला कोई तोड़ना चाहे तो वो अलग बात होती है। लेकिन कांग्रेस हमेशा करगिल के इंटरेस्ट में, तो पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया है, उस इंटरेस्ट अलायंस अभी भी जिंदा है। जो आगे पीछे हम कुछ कह नहीं सकते, वो खुद क्लियर करें। ऑलरेडी माइनॉरिटी में है, आप फ्लोर टेस्ट कराते उसके बाद करते, ये कैसे किया आप लोगों ने? इसमें हम सबसे ज्यादा इस पे जो है हम अपने सीओ को बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर को, कि आपके मौजूदगी में कैसे हो गया सब चीजें। ये नहीं होना चाहिए, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक है और बिल्कुल गलत तरीके से किया है। नासिर साहब एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सीसी साहब ने बार बार कहा सर, जिस तरह एनएचसी का जो प्लान मीटिंग था सर, जिसको काफी लेट हुआ था, तो बीजेपी का कहना है कि आज ये नेताजी की जो स्टेटमेंट हमने देखा गया कि इस मीटिंग में पूरा बीजेपी का हाथ है। एक मिनट, आप रुकिए, मैं आपको जवाब कर दूंगा। अभी नासिर साहब का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपने क्वेश्चन को बाद में रिपीट कर लेना है। देखिए, ठीक सर। सबसे पहले हमने 14 मई को डीसी साहब को अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि एज पर एक्ट मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इसमें डायरेक्शंस लेने हैं। यहाँ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को किया। जाने के बाद इन द मीन टाइम हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्होंने हमें क्लियर डायरेक्शन ये एश्योरेंस दिया कि हम बहुत जल्दी इसमें निकाल रहे हैं। उसके बाद देर हो गया, हम एलजी साहब के पास चले गए और 16 के 16 काउंसलर्स को लेके चले गए, तो उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया। अब देखिए 16 पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जाए तो आप खुद अंदाजा कीजिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का 5-5 हज़ार भी हो गया तो 80,000 लोगों को उन्होंने वादा दिया, उसके बावजूद भी अभी तक नहीं निकाल रहे हैं। तो प्लान मीटिंग का देरी जो है हमारी वजह से नहीं हुआ है,
ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कोताही की और देरी की वजह से हुआ है, जो जिन्होंने नोटिफिकेशन निकालने में अभी तक नहीं निकाला है। इसका मतलब अभी तक अगर कल प्लान का मीटिंग नहीं होता, ये अभी तक हमारे गर्दन में डालते रहते कि भाई इनकी वजह से नहीं हो गया। अब जब अपने गर्दन में लेने के वो तैयार नहीं है तो दूसरे के गर्दन में क्यों डाल रहे हैं? सीसी साहब को जाके बोलिए, आप ये इस तरह से जाके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए। तो सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सर, आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था सर, तो कल जो बजट मीटिंग था उसमें बीजेपी और जो इंडिपेंडेंट है उन्होंने सपोर्ट करके बिल पास किया, तो उसी के उस अगेंस्ट सर सीसी ने जो है वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक जो सिटिंग जो काउंसिलर है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिलर दिया। तो सर कहाँ पे आप लोगों का अलायंस यहाँ पे रहता है सर? क्योंकि अब तो बीजेपी और इंडिपेंडेंट के साथ अलायंस हो गया और काउंसिल कंटिन्यू कर दिया, तो सर कांग्रेस का इस पे क्या क्वेश्चन है सर? देखिए बहुत क्लियर है। देखिए अलायंस की जब बात करते हैं ना, ये अलायंस कैसे बनी थी आप लोगों को मालूम है? आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले एक अलायंस बनी थी जिसमें मीडिया वाला खुद मौजूद था, जिसमें सारे प्रोसेस के अंदर में आप लोग प्रेजेंट थे, आप लोगों को समझ में आया वो किस लिए हमने अलायंस की थी। वो एक बहुत ही बड़ा अलायंस था, इन्हीं की 4 या 5 काउंसलर बैठ के एक अलायंस बनाए, ऐसा नहीं था, जिसके अंदर में आपका पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सारे थे। ठीक है, हम उस अलायंस की बात कर रहे हैं। वो अलायंस अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। लेकिन काउंसिल, अब आप लोगों ने वैसे भी बड़ा काउंसिल को बहुत बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो काउंसिल के अंदर में जो एक्टिविटीज चल रहा है उसमें आप 2 बातें उठा रहे हैं। एक तो आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने उसको सपोर्ट करके पास करा दिया, ठीक है, वो यकीनन वो तो हमारे ऑनरेबल सीसी साहब ने खुद कहा अनकंडीशनल सपोर्ट पे हमने इसको पास कर दिया है, ठीक है। और दूसरी बात आप क्या पूछ रहे थे? आप पूछ रहे थे 2 इश्यूज को कैसे देख रहे हैं, तो वो तो नासिर साहब ने पहले ही बताया, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये इलीजिटिमेट है जो अपॉइंटमेंट हुई है। वो तो अब कल सीसी साहब डीसी साहब को एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बनाते तो क्या वो बन जाएंगे? तो ये वही वाली बात है। अभी का जो हाँ जी फैरोज साहब, जिस तरह एलएचडीसी का जो प्लान मीटिंग था जिसमें काफी डिले हुआ, तो उसमें बीजेपी के हमें कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिला हाजी नियाज़ अली की तरफ से कि इस मीटिंग को कामयाब करने में बीजेपी का हाथ है। तो आप किस तरह से देखते हैं सर इसको? हाँ, वो लोग उन्होंने किया है, उसमें कोई शक नहीं है। वही तो हम भी बता रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल सीसी साहब और उनके ऑनरेबल काउंसलर साहब उन्होंने उन्हीं का ही सहारा लेके किया। हम कब इनकार कर रहे हैं उस बात का? वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप जब आप ले रहे हो तो उसको सपोर्ट तो किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या एनसी हो या कांग्रेस हो। मैं ये कह रहा हूँ। तो सर ये हाँ, लेकिन अब ये बात सुनिए, अब आप बोलेंगे कि फिर ये मीटिंग हुआ कैसे, कांग्रेस ने इस चीज़ को अलाउ क्यों किया, आपने विड्रॉ क्यों किया? यकीनन उसमें सिर्फ मेन हमारा मुद्दा यही था कि पब्लिक इंटरेस्ट को साबोटाज ना होने दे, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तो फ्लोट टेस्ट का डेट नहीं निकाल रहे थे और भी डिले हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा लोगों को। सिर्फ इसीलिए हम बैकफुट पे चले गए थे और कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं इसमें। सर आज की डेट में क्या कांग्रेस तैयार है फ्लोट टेस्ट के लिए? हम वही तो बात बिल्कुल तैयार है। हम आज भी डिमांड जल्दी से निकाले इसका। अगर थोड़ा सा भी पब्लिक के लिए अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिंसियर है तो आप फ्लो टेस्ट निकालिए। अगर आप ड्रामेबाजी करना चाहते हैं, मैनेज तरीके से आप जो है डिलिबरेटली अगर उसको बंद करके रखना चाहते हैं, वो अलग बात है। बट हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे हमें इसमें लीगल वे ये करना पड़े, चाहे हमें दूसरे कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन हम इसके साथ बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहेंगे। तो सर जो 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एलएचडीसीज देने का फैसला किया सर, उससे हमारे जो सुप्रीम जो कौंसल है सर, इस पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हर जगह से वहाँ के जो काउंसलर्स है वो हमारे यकीनन उसमें सीधी सी बात है। देखिए ना, ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने एलएचडीसीज क्रिएट किया, ठीक है, उसके अंदर में उस स्टेप को हम वेलकम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन पैदा होगा आने वाले दिनों में। आपके पास एलएचडीसीज भी होगा, आपके पास पीआरआईज भी होगा। अब आप ये भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा लेके एपेक्स, अभी सुनिए, एपेक्स और केडीए का यूटी लेवल पे एक स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, वो भी होगी। और साथ साथ में जैसे कि नासिर साहब कह रहे थे कि उसके अंदर में म्यूनिसिपैलिटीज भी बनेगा। इतने स्ट्रक्चर जब बनता है तो उनका जो भी रोल होगा वो ओवरलैप हो जाता है। उस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे आप, उसका बिजनेस रूल कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस स्टेप को
हम अपोज नहीं करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले ये सोचना चाहिए था इनको, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी जितने भी इसके अंदर में स्टेक होल्डर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, भाई अगर क्रिएट तो करते हैं इंस्टीट्यूशंस, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ क्रिएट ही करते हैं। आपने ब्लॉक बनाया, आपने सब डिवीज़न बनाया, आपने काउंसिल बनाया, आपने PRI बनाया, बाकी सारी चीज़ें, लेकिन वो कितने एम्पावर्ड हैं, वो आज के काउंसिल का आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। वही मैं भी कहता हूँ कि काउंसिल बने, अच्छा काउंसिल बने, मजबूत काउंसिल बने, जिसके पास लैंड के पावर्स हो, जिसके पास जो हमारा एक्चुअल जो एक्ट था, डेवोल्यूशन के बगैर जो एक्ट था हमारा, वैसा काउंसिल बने। अगर ऐसा काउंसिल बनेगा तो कोई फायदा नहीं है कुछ, जो अभी हमारे पास इस वक्त मौजूद देखने को है। देखने के लिए बहुत बड़ा काउंसिल है, लेकिन उसको अंदर से खोखला कर दिया, कुछ पावर नहीं है सिवाय झंडा लगाने और गाड़ी में चलने के। तो सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे बिल पास हो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? और आपने प्लान ड्राफ्ट कॉपी जो बना था उसको खोल के देखा? नोट में नहीं आया। उसके रिमार्क्स देखो, एक कॉलम बनाया, रिमार्क्स लिखा है ए पेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो पेंडिंग है वो लास्ट ईयर का, इस साल का नहीं है। जब लास्ट ईयर के प्लान में जो न्यू स्कीम्स लिया गया था, जब उनका अभी तक ए रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो इस प्लान में जाने का फायदा क्या है? एक दूसरी बात, हम इस प्लान मीटिंग में नहीं गए, चलो इन बीजेपी और डॉक्टर साहब एक होगी, ये तो रोजे रोशन की तरह आयान है, ये बीजेपी ही है, ये कोई एनसी नहीं है, ये बीजेपी है। इन्होंने जो प्लान का मीटिंग किया, मुझे बताओ भैया, जो ड्राफ्ट प्लान यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार करके डीसी साहब के जरिए डॉक्टर साहब के ऊपर थमाया गया, प्लान मीटिंग करके, डिस्कशन करके, डिलिब्रेशंस करके, उसमें कौन सा ड्रास्टिक चेंज लाया? जरा मुझे बताओ, मीडिया को भी नहीं बताओ जरा, कौन सा चेंज लाया? इसीलिए तो मीडिया को नहीं बुलाया। उसमें कौन सा करगिल के हित में कौन सा प्रायोरिटी फिक्स किया? बताओ, एक तो बताओ। आपको पता है, अभी नासिर साहब और फेरोज साहब ने एक चीज का जिक्र नहीं किया, मैं उसको जिक्र करना चाहता हूं। जब भी आपके एनुअल बजट पे जनरल काउंसिल मीटिंग होता है, उस जनरल काउंसिल मीटिंग में आपके LHDC का एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठता है, ठीक है, एक रिव्यू मीटिंग लिया जाता है जिसमें चेंजेस लाता है। इन विचारों को तो इतना स्क्रू टाइट करके रखा, वो रिव्यू मीटिंग भी नहीं करने दिया। एक और बात, सुबह मीटिंग है, सीसी की तरफ से डिनर होस्ट किया जाता है सारे काउंसिलर्स को। अरे जनाब, हद देखो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरवेंशन को, वो डिनर भी होस्ट करने नहीं दिया। आप बताओ, इसका ये काउंसिल कहां पहुंचा गया? ये सिर्फ एक रबर स्टम्प है। आने वाले कल में देखो, जो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में गलती किया था, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ बैठ के, जिन्होंने कुछ महीने या कुछ साल हुकूमत किया, बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल होने के लिए एक रास्ता हमवार करके दिया। सेम आज बीजेपी ने हिंदुस्तान से अच्छे अच्छे ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों को लाके वही फार्मूला आपके लद्दाख के अंदर एडॉप्ट करके वही चीज आज आपके करगिल में होने जा रहा है, और उसकी शुरुआत करगिल से होने वाला है। मेरे तो एज एन इंडिविजुअल करगिल के कौम से अपील है, करगिल के पूरे पॉपुलेशन से अपील है कि होश में आने की जरूरत है, नहीं तो कल हमारा भी वही हालात होगा। आज श्रीनगर में या जम्मू में जो लोग हैं उनकी हालात है उससे भी बदतर होने वाले हैं। कौन है मुझे बता, हमारा सुनने वाला? हमारे इतने सारे पेंडिंग इश्यूज है, हमारा लैंड का इशू है, बाकी चीजों का इशू है। आज मैं बताऊंगा ना, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका करगिल कहीं है ही नहीं है। तो सर, करगिल डिस्ट्रिक्ट का 1100 करोड़ का लेबोरेटरी है सर, जो पेंडिंग है, तो उसका क्या होगा? देखिए, उसके अंदर में तो यही लोग जाने। अब तो जहाँ तक हम समझते हैं, जितने भी आपके लायबिलिटीज क्रिएशन हुई है, कोशिश तो यही रहना चाहिए कि बजट का मैक्सिमम पोर्शन जो है लायबिलिटीज जो क्रिएट हो उनको ख़त्म करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, हम ये कहना चाहेंगे कि
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसके ऊपर कि जितने भी हमारा लाइबिलिटीज क्रिएशन हुई है उस चीज़ को सामने रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके वहाँ से फंडिंग ला के जितने भी लाइबिलिटीज है उनको ख़त्म करने की ज़रूरत भी है और होनी भी चाहिए। इनका रोल वही होना चाहिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए।